अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जो है वीक 3 के सेशन 2 में देखेंगे कि हमारे पास आज का एजेंडा कौन सा है। सबसे पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की थी प्रीवियस वीक में, उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग डेटा सेट कहाँ से कलेक्ट करेंगे, डेटा सेट को किस तरह रीड करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद उसको जो है प्री प्रोसेस करेंगे और उसके बाद जो है किस तरह की इनपुट आउटपुट डिफाइन करेंगे। उसमें जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ी अबाउट कि फीचर सिलेक्शन क्या होता है, फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होता है, हमारे पास कौन कौन से एमएल मॉडल होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जब भी हम लोग ये स्टेप्स फॉलो अप करेंगे तो हम किस तरह का कोड करेंगे, या इस कोड की क्या वर्थ है इन केस ऑफ फ्रीलांसिंग या रिसर्च प्रोजेक्ट्स या आप लोगों के एफवाईपीज के अंदर। और आप लोग जब भी कोई भी एक एआई एमएल का जो भी प्रोजेक्ट करोगे तो उसके अंदर आपके लिए नेसेसरी स्टेप्स कौन कौन से हैं, और उन नेसेसरी स्टेप्स के साथ आप लोग ये सीखोगे कि अगर आप किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आप लोगों को किस तरह की जो है विजुअलाइजेशन चाहिए और कौन कौन से स्टेप्स होंगे। सबसे पहले आज का जो हमारे पास एजेंडा है उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास, जैसे हमने प्रीवियस में देखा कि हमारे पास हमने डेटा सेट को लोड कराया, डिस्क्राइब कराया और प्री प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने उसकी देखा जो है कैटेगोरिकल कॉलम्स को देखा और स्टैंडर्डाइजेशन को और नॉर्मलाइजेशन को। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह हम इनपुट आउटपुट को डिफाइन करेंगे, किस तरह डाटा सेट की स्प्लिटिंग हो सकती है, कौन सी लाइब्रेरीज है एमएल मॉडल के लिए, हमारे पास डाटा बैलेंसिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं, हाइपर पैरामीटर्स बेसिकली हमारे पास क्या है, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन हम कहाँ पे यूज करते हैं, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या होता है, कंप्यूटेशन रन टाइम क्या होता है। देखो बेटा, जब भी हम लोग अपना कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करते हैं ना, तो इट्स नॉट ऑल अबाउट कि हम लोग उसकी एक्यूरेसी देखें और मतलब ये चीजें खत्म है। एक्यूरेसी सिर्फ हम एक चीज है जिसको हम मैयर करते हैं अपने मॉडल की इवेल्यूशन के लिए, लेकिन एक्यूरेसी सिर्फ अकेली कुछ भी नहीं है। हम डिफरेंट अपने हाइपर पैरामीटर्स को जो है उसकी मैक्सिमम आइट्रेशन या उसके अंदर जो भी पैरामीटर्स है हम ऊपर नीचे करके उसकी बेस के ऊपर भी देखते हैं कि हमारे पास जो है एक्यूरेसी कैसे वेरी कर रही है। अब समटाइम्स ऐसे होता है क्योंकि हाइपर पैरामीटर्स बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास मॉडल ट्रेन होता है उस पैरामीटर्स के ऊपर। तो सुपरवाइजर जो है ना, या रैंडम अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी एंड पे ना हमें एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है। वो रिपोर्ट में, या अगर आप रिसर्च पे काम करते हो तो वो कहते हैं कि आपने ये जो हाइपर पैरामीटर सेट किए हुए हैं लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए, अगर मैक्सिमम आइट्रेशन आप लोगों ने 100 रखी है या 500 रखी है, तो वो ये पूछ सकते हैं कि अगर मैक्सिमम आइट्रेशन 1000 तक की जाए तो इस मॉडल के क्या रिजल्ट्स आ सकते थे, तो आपने हाइपर पैरामीटर्स ये ही क्यों सिलेक्ट किए हैं। जब आप लोग हाइपर पैरामीटर सेलेक्ट कर लोगे, जब आप उसकी के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन करोगे, तो के फोल्ड क्या होता है कि हर फोल्ड के ऊपर उसको क्रॉस वैलिडेट कर लेना। लाइक नंबर ऑफ फोल्ड्स 5 हो सकते हैं या 10 हो सकते हैं। उसके बाद हम कन्फ्यूजन मैट्रिसेस देखते हैं कि हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव और जो है हमारे पास ट्रू पॉजिटिव क्या रेट है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के अंदर देखते हैं कि हमारे पास एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर बेसिकली होता क्या है। और जब हम कंप्यूटेशन रन टाइम की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग ये चीजें देखते हैं कि हमारे पास जब हमने मॉडल की ट्रेनिंग जब स्टार्ट से वो रन टाइम, स्टार्ट रन टाइम क्या है और एंड रन टाइम क्या है, जब हमारे पास मॉडल ने फाइनल एग्जीक्यूशन हो गई है। देखो ये सारे स्टेप्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम लोग कहें ना कि हम लोग ने एक मॉडल ट्रेन किया, उसकी इवेल्यूएशन एक्यूरेसी की बेस पे कर दी, वो हम लोग एक सिंपल से प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। लेकिन अगर हम
बात करें किसी FYP की, थीसिस की, या MS की रिसर्च की, या कोई भी PhD की भी रिसर्च हो, या इवन आपके पास कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट है, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि भाई हमने आपको एक्यूरेसी निकाल दिया, मशीन लर्निंग मॉडल ये एक्यूरेसी दे रहा है, दैट्स इट। नहीं, आपने अपने कोड के अंदर वो सारी चीजें ऐड करनी है जो कि बाद में आप उससे टेबल बना सको, आप हिस्टोग्राम, बार चार्ट बना सको, रडार चार्ट बना सको, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बना सको। लाइक आपने हर वो चीज लेनी है जब आपने ML मॉडल को ट्रेन करना है, ताकि आपके लिए बाद में मुश्किल ना हो। जब आप रिजल्ट एंड डिस्कशन एनालिसिस लिखो, तो जब आप मेथोडोलॉजी के अंदर लिख रहे हो कि डेटा सेट कलेक्शन हम लोगों ने कैगल से की, जब हमने उसके बाद हमने गूगल कोलैब पाइथन सॉफ्टवेयर यूज किया क्योंकि ये इजी टू यूज है और उसकी रैम रोम जो है वो अच्छी है। उसके बाद आप लोग बताओगे कि हमारे पास डेटा सेट के अंदर डिस्क्राइब करोगे कितने नंबर ऑफ फीचर्स हैं। तो लाइक आपके पास एक बहुत अच्छी प्रपोज मेथोडोलॉजी भी बनेगी, और उसके बाद जब रिजल्ट एंड डिस्कशन पे जाओगे, तो जब आप वहां पे सारी चीजों को डिस्कस करोगे तो वो बड़ा इम्पैक्टफुल होता है। वो फिर जर्नल पेपर हो, रिसर्च पेपर हो, या इवन कोई थीसिस FYP हो, तो सुपरवाइजर बड़ा ये चीजें वो एग्री करता है कि इस बच्चे ने वाकई में स्टेप बाय स्टेप लेके गया है, कोई भी अंधाधुंध नहीं इसने उठा के सारी चीजों को कर दिया है। तो स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कोड ChatGPT से मिल जाएगा, कोड कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम लोगों को ये नहीं पता चला ना, लाइक समटाइम्स ये क्वेश्चन हो जाता है कि बेटा डेटा सेट में तो आपके पास जो है नॉर्मल, या मैं कहूँ कि अटैक हो, या फेल्यूर और सक्सेस का डाटा हो सेट हो, वो कह दे कि भाई आपके पास फेल्यूर का डाटा बहुत कम था जबकि सक्सेस का तो बहुत ज्यादा था, तो आप लोगों ने डाटा क्यों नहीं बैलेंस किया। तो यहाँ पे फिर आपके पास एक क्वेश्चन है कि आप स्मॉट टेक्निक अप्लाई कर सकते थे। तो आप ये नहीं कहना कि अगर हमने स्मॉट टेक्निक अप्लाई नहीं किया, आपने कहना है कि मैं ओरिजिनल डाटा सेट के ऊपर काम करना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर स्मॉट टेक्निक अप्लाई नहीं की। स्मॉट टेक्निक तब अप्लाई ज्यादा करते हैं जब हम लोग ये चीजें देखते हैं कि हमारे पास डाटा सेट के अंदर जो है अगर रिजल्ट्स बहुत ओवर फिट जा रहे हैं या अंडर फिट जा रहे हैं, देन हम स्मॉट की तरफ आते हैं। ये नहीं कर सकते हम लोग कि हमारे पास कोई ओरिजिनल डाटा सेट का पड़ा हो, हम उसके ऊपर स्मॉट टेक्निक अप्लाई कर दें और उसके बाद जो है फिर भी रिजल्ट वैसे हैं। तो ये बड़ी जो है चीजें हैं जिनको बड़ा फोकस्ड होकर चलना पड़ता है। लाइक अगर आपको एक टॉपिक लिया, आपने उसके ऊपर पूरी मेथडोलॉजी, रिसर्च ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन बनाने हैं ताकि मुश्किल ना हो। ठीक है, देखो आजकल जो है हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ हम लोग गए हुए हैं, ChatGPT को यूज करें। देखो ChatGPT हमें सब कुछ देती है, लेकिन उससे डाटा लेना भी हम लोगों के लिए एक बड़ी डिफरेंट चीज है। मैं आप लोगों को एट द एंड ऑफ लाइक दैट इस इंटर्नशिप के बताऊंगी कि अगर कोई भी जर्नल पेपर का आपने जिसके अंदर AI ML या डीप लर्निंग अप्लाई करना है, तो उसका आप फॉर्मेट किस तरह स्टेप बाय स्टेप करोगे, किस तरह मेथोडोलॉजी लिखोगे, किस तरह रिजल्ट एंड डिस्कशन निकालोगे, किस तरह आप ChatGPT या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को यूज करके ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोगों ने इसमें बड़ा मतलब फ्रीक्वेंट और अच्छे से जो है चीजों को अंडरस्टैंड करना है, भगा भगा के कुछ नहीं करना, इजी होके करो। अभी 3rd वीक चल रहा है, उसके बाद हमारे पास टोटल 7 वीक तक का टाइम है, तो उसके बाद हम डीप लर्निंग की तरफ जाएंगे। हमारा ज्यादा फोकस डीप लर्निंग की तरफ होगा क्योंकि AI ML जो है वो बहुत ज्यादा ईजी है। इसके कुछ स्टेप्स जो है वो सेम रहेंगे डीप लर्निंग के अंदर। उसके बाद वहां पे जब हम लोग आएंगे, क्योंकि वहां पे इमेज प्रोसेसिंग का भी थोड़ा सा टच होगा, तो वो चीजें काफी थोड़ी डिफरेंट होंगी इसकी निस्बत। तो ये बहुत ईजी है। अब इसको अगर स्टेप बाय स्टेप आज कर लोगे तो ये मुश्किल नहीं लगेगा। और आज के लेक्चर के एंड में मैं आप लोगों को जो मेरा पब्लिश पेपर है मैं दिखाऊंगी कि मैंने उसके अंदर क्या क्या कोड किया है, वो कोड मैंने किस तरह किया है, और मैं आपके पास साथ जो है ना वही वो पूरा जो है ना कोडिंग फाइल शेयर करूंगी, ताकि नेक्स्ट अगर आप किसी भी लाइक दैट अगर आपके पास कोई है डेटा सेट है, आप उस डेटा सेट के ऊपर AI ML को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, सेम मेरी कोडिंग फाइल को यूज करना है, उसके अंदर जो है CSV फाइल पाथ चेंज करना है, उसी के अंदर चेंजिंग्स कर लेनी है, ताकि आप वैसे ही रिजल्ट्स ले लो किसी और पेपर के लिए। हाँ, वहाँ पे मशीन लर्निंग मॉडल की एक्यूरेसी डिफरेंट आ सकती है, वहाँ पे विजुअलाइजेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये बड़ा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले डेटा सेट इनपुट और आउटपुट। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया कि हमारे पास डेटा सेट की इनपुट वो फीचर्स होते हैं जो कि हमारे पास इनपुट होती है, और आउटपुट हमारे पास कोई भी एक टारगेट लेबल होता है जिसको हम लोगों ने प्रिडिक्ट करना हो। लाइक बेस ऑफ द इनपुट हम लोगों ने, लाइक मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट है, लाइक मैं कहूँ कि हिना है, हिना के पास जो है हिना के ग्रेड्स आ रहे हैं 50-30 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो उसकी इनपुट की बेस पे ऊपर मैंने उसकी आउटपुट डिफाइन करनी है, प्रिडिक्शंस करनी है कि वो
जो है पास है या फेल है, ठीक है। अब देखो कि जब भी हम मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर इसका कोड करते हैं तो हमारे पास दो चीजें हैं, यहाँ पे एक्स क्या है इनपुट है, वाई क्या है हमारे पास जो है आउटपुट है। अब यहाँ पे भी सुपरवाइजर का अक्सर क्वेश्चन ये होता है, मेरे से भी सेम उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि बेटा एक्स इज इक्वल टू डी एफ डॉट ड्रॉप कॉलम इज इक्वल टू टारगेट। टारगेट में मेरे पास आउटपुट क्लास भी आ सकती है, रेनफॉल इंटेंसिटी भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा कि y इज इक्वल टू डी एफ, और यहाँ पे मैंने जो टारगेट ऊपर जो कॉलम ड्रॉप करवाया था ना वो यहाँ पे लिखा हुआ था। उसने मुझे कहा कि बेटा आप लोग आपने यहाँ पे, उसने सिर्फ इस टारगेट चीज को देखा, उसने ये नहीं देखा कि डी एफ डॉट ड्रॉप आ रहा था, मतलब हमने इनपुट के अंदर हमारे पास जितने भी इनपुट कॉलम्स थे वो आएंगे, लेकिन हमारे पास जो कॉलम नंबर टारगेट है आउटपुट का वो हम लोगों ने इनपुट के अंदर से ड्रॉप करवा देना है, और जो है आउटपुट में उसको डिफाइन कर देना है डाटा फ्रेम के अंदर कि हमारे पास आउटपुट ये है इनपुट ये है। उसने मुझसे कहा कि बेटा ये तुम्हारा कोड बहुत गलत है, क्योंकि तुमने इनपुट के अंदर लिखा हुआ है कि कॉलम टारगेट है, ठीक है। उसने डाटा फ्रेम डॉट कॉलम टारगेट कह दिया कि ये तो तुमने गलत किया हुआ है। मैंने बहुत सोचा, तब मतलब थोड़ा नया काम था कि भाई ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। वो ये कहना चाह रहा था कि आपने जब x इज इक्वल टू इनपुट लिखी तो आप df डॉट आप जितने भी आपके पास कॉलम्स नेम थे, हाइट था, वेट था, बॉडी मास इंडेक्स है या कुछ भी है, आप उन सारे कॉलम्स को लिखती, देन आप y के ऊपर डाटा फ्रेम के अंदर जो है आप उसको लिस्ट कर देती टारगेट को। मैंने क्या किया कि मैंने अपने कोड के अंदर ये चीज डिफाइन कर दी कि जितने भी कॉलम्स होंगे वो सिलेक्ट होंगे इनपुट के अंदर, लेकिन जो मेरे पास टारगेट कॉलम है, जो लास्ट कॉलम है, वो कॉलम आप देखेंगे कि आपके डाटा सेट के अंदर कौन सा है, सिर्फ उसको ड्रॉप कर दो और बाकी सारी मेरी इनपुट्स हैं। और आउटपुट पे आके मेरे पास क्या है कि डाटा फ्रेम के अंदर जो टारगेट कॉलम है ना वो मेरे पास आउटपुट है। तो इस तरह इनपुट और आउटपुट को जो है आप लोगों ने बड़े अच्छे से डिफाइन करना है, और इसके ऊपर जो है ना इवन कोड के अंदर से वो ये चीजें निकाल लेते हैं कि बेटा ये जो है आपके पास जो आप लोगों ने यहाँ पे स्मॉल जो है ब्रैकेट्स यूज की हुई है, या इसके अंदर आप लोगों ने जो है लिस्ट को ऐड किया हुआ है, लार्ज ब्रैकेट्स को यूज करके इन्वर्टेड कॉमास क्यों लगाए हुए हैं, तो ये डिफरेंट चीजें हैं। अब देखो कि जो पाइथन है उसका बड़ा सिंपल सा सिंटैक्स है, मैंने लिखा कि x इज इक्वल टू डी एफ डॉट ड्रॉप कॉलम टारगेट। तो एक आम बंदा भी समझ सकता है कि इसमें कॉलम को हम लोगों ने क्या कर दिया, एक कॉलम को ड्रॉप किया है और आउटपुट पे वही कॉलम जो है हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बेस्ड ऑन द इनपुट हमारे पास आउटपुट आए। अब हमारे पास है डेटा सेट स्प्लिटिंग। बेटा डेटा सेट स्प्लिटिंग इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी हम अपने एमएल मॉडल को ट्रेन करते हैं ना, मतलब अपने एमएल मॉडल की इवैल्यूएशन देखते हैं, तो हम उसमें से कुछ डेटा सेट उसको ट्रेनिंग के लिए देते हैं, कुछ डेटा सेट के ऊपर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं कि हमारे पास मॉडल क्या इवैल्यूएट कर रहा है, क्या उसकी एक्यूरेसी आ रही है। अब देखो कि नॉर्मल रूटीन में अगर रिसर्च बेस देखा जाए तो हमारे पास जो स्प्लिटिंग होती है ना वो हमारे पास होती है ऑलमोस्ट 80-20 की या 70-30 की, ठीक है। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे पास जो है ना वैलिडेशन को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। वैलिडेशन को ऐड करके हम अगर 70-30 की रखी हुई है तो 70% ट्रेनिंग के लिए, 15% वैलिडेशन के लिए और 15% हम लोग क्या कर देते हैं टेस्टिंग के लिए कर देते हैं। तो समटाइम्स हम 60-40 की भी रखते हैं, लेकिन इससे नीचे नहीं जाना। ये डेटा सेट सेपरेटिंग में 80-20 की रेशियो रखो या 70-30 की, ये ऑफिशियल जो है रिसर्च क्राइटेरिया है। हाँ, अगर वैलिडेशन ऐड करनी है तो वो 15% आप उसमें से कर सकते हो, लेकिन इससे नीचे नहीं जाना। और इसके बाद हम लोग ना इसी इंटर्नशिप के दौरान देखेंगे कि हम लोग अगर मेथडोलॉजी डायग्राम बनानी होगी इस पूरी AI/ML रिसर्च प्रोजेक्ट की, तो हम लोग वो किस तरह ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखो कि मैंने सोच लिया कि मेरे पास जो डाटा सेट स्प्लिटिंग है वो 80-20 की होगी या मेरे पास 70-30 की होगी। उसकी बेस के ऊपर मैंने यहाँ पे क्या करना है, अब मैंने कोड लिखना है। अब मेरे पास दो ही इसके पार्ट थे, ट्रेन और टेस्ट के। अब मेरे पास इनपुट भी है और आउटपुट भी है, इनपुट x है और आउटपुट पे मेरे पास क्या है, y है। तो मैंने लिखा कि सबसे पहले ट्रेन को देख लेती हूँ, x ट्रेन y ट्रेन, ठीक है, और x टेस्ट y टेस्ट इज इक्वल टू। अब ये ट्रेन टेस्ट क्या है, ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमारे पास एसके लर्न की एक लाइब्रेरी है जहां से हम इसको जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। एसके लर्न मॉडल सिलेक्शन में से हमने इंपोर्ट की ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। समटाइम्स वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोगों ने जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग की है, मतलब स्प्लिटिंग की है, वो कौन सी लाइब्रेरी में से किया है, तो आप लोग कहोगे कि एसके लर्न जो हमारे पास मॉडल सिलेक्शन है उससे हमने इंपोर्ट किया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, ठीक है। तो आगे कोड के अंदर
अंदर एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट सप्लाई ऊपर से रिकॉल हुआ, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आपने ये जो है एक्स और वाई और आपने टेस्ट साइज कितना रखा हुआ है 0.2, लाइक दैट यहाँ पे 80-20 की आपके पास क्या हो रही है, 80-20 की आपके पास यहाँ पे ट्रेनिंग और स्प्लिटिंग हो रही है। और रैंडम स्टेट क्या है आपके पास यहाँ पे 42 है। देखो रैंडम स्टेट आप 0 पे भी रख सकते हो, इट्स नॉट बिग बिग डील या बिग इशू नहीं है, क्योंकि आपके पास नॉर्मली रैंडम स्टेट जो है वो सीड्स को प्रेजेंट कर रही हो कि एक सीड 0 है या आपके पास नंबर ऑफ सीड्स कितने इंक्रीज होते हैं। अगर यहाँ पे टेस्ट साइज 0.3 होता है, इसका मतलब ये 70-30 की रेशो होती है। तो समटाइम्स आप कोड लिख रहे होते हो, आप लोगों को ये नहीं पता होता कि इसकी स्प्लिटिंग क्या है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि आपने टेस्ट साइज जो है वो 20 का रखा हुआ है या 0.3 का रखा हुआ है, मतलब आपने यहाँ पे 30% जो है टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है। तो ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो कि हम लोगों ने डिफाइन इनपुट आउटपुट देखा और डेटा सेट की स्प्लिटिंग देखी। आगे हमारे पास डिफरेंट सिंपल क्वेश्चन होता है कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज जो है एमएल मॉडल या पाइथन के अंदर यूज होती हैं। तो पाइथन के अंदर डिफरेंट लाइब्रेरीज डेटा सेट को रीड करने के लिए होती हैं। लाइक हमने डेटा सेट को रीड और व्यू किया, हैंडल किया, तो उसके लिए हमने पांडास की लाइब्रेरी सबसे स्टार्ट में यूज की। उसके बाद नमपाई की जो है लाइब्रेरी डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए होता है, तो हम क्या कह देते हैं, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी और इंपोर्ट पांडास एज पीडी। उसके बाद मैटप्लॉटलिब की या सी बोर्न की इस तरह की लाइब्रेरी होती है जो कि डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होती है। अब यहाँ पे समटाइम्स आपसे ये क्वेश्चन हो जाता है कि बेटा बताएं कि आप पाइथन के अंदर डाटा विजुअलाइजेशन किस में कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि आपने बहुत ज्यादा सोचना है, आपने कहना है कि हम लोग जो है मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है जहां से हम लोग डेटा सेट की जो है विजुअलाइजेशन देखते हैं, और उसके साथ सी बोर्न भी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो एमएल मॉडल था उसकी प्री प्रोसेसिंग देख ली हम लोगों ने, या हम लोगों ने देखा कि ट्रेनिंग टेस्टिंग जो स्प्लिटिंग हो रही है। तो साई किट लर्न जो है वो लाइब्रेरी है जहां से हम लोग जो है एक लाइब्रेरी एसके लर्न की लाइब्रेरी है जहां से हम अपने डाटा सेट की प्री प्रोसेसिंग के अंदर कोई लाइब्रेरी चाहिए हो या हमारे पास ट्रेन टेस्ट के लिए कोई लाइब्रेरी चाहिए हो, तो हम एसके लर्न की लाइब्रेरी से अपनी वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है इम्बैलेंस्ड लर्न, इम लर्न इसको कहते हैं इम्बैलेंस लर्न। तो बेसिकली अगर इसके नाम से देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास डेटा सेट जो है वो इम्बैलेंस आ रहा है, हमारे रिजल्ट अंडर फिट या ओवर फिट जा रहे हैं, तो वहां पे हम स्मॉट टेक्निक को अप्लाई करते हैं अपने डाटा को बैलेंस करने के लिए। तो वहां पे इम लर्न की लाइब्रेरी जो है वो यूज होती है। आगे हमारे पास क्या है कि स्मॉट टेक्निक क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि अच्छा एक और चीज है रिसर्च में, समटाइम्स अगर हम अपने रिजल्ट्स को बहुत ज्यादा इनहेंस करना चाहते हैं ना, तो रिसर्चर क्या करते हैं कि वो कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो ओरिजिनल डाटा सेट के साथ सबसे पहले ले लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर स्मॉट टेक्निक अप्लाई करके रिजल्ट्स ले लेते हैं, ताकि उनका पेपर थोड़ा ज्यादा जो है वो अच्छा लगे और उसकी मेथडोलॉजी ज्यादा अच्छी लगे कि इस पेपर के अंदर काफी काम हुआ है। फिर एट द एंड वो बंदा क्या करता है, रिसर्चर क्या करता है कि वो देखता है कि बिफोर स्मोट क्या रिजल्ट आ रहे हैं और आफ्टर स्मोट क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तो जिसकी एक्यूरेसी उसको ज्यादा आ रही होती है वो उसको पब्लिश कर देता है कि भाई ये हमारे पास एमएल मॉडल इतनी एक्यूरेसी दे रहा है। नोट हमारे पास बेसिकली क्या है, साइंटिफिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक। लाइक हमारे पास कोई भी माइनॉरिटी क्लास है जो कि कम है, जो कि लेस है एज कम्पेयर टू मेजोरिटी क्लास, तो वहां पे हम लोग स्मॉट टेक्निक को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना आजकल जो है आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आजकल ना काफी प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि एथिकल फ्रेमवर्क ऑफ एआई इन अकॉर्डेंस टू इस्लामिक स्टडीज के, अगर हम लोग इस्लाम को फॉलो करें तो बायस और उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन सिस्टम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, और हमारे पास ब्लैकमेलिंग के बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, लोग फेक वीडियोस और डीप फेक वीडियोस जो है वो जनरेट करी जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे और उसके बाद हमारे पास अगर बायस की बात करें ना, डाटा बायसिंग क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि एक क्लास लाइक मैं कहूँ कि अगर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हम फीमेल्स को जो है वो थोड़ा कम तरजीह दें और मेल्स को बहुत ज्यादा तरजीह दे दें। लाइक हमारे पास डाटा सेट हो जिसके अंदर मेल्स नंबर ऑफ मतलब उनकी प्रियोरिटी ज्यादा हो और फीमेल की नंबर ऑफ प्रियोरिटी कम हो, तो ये क्या है, गैर मुसन्नफाना जो है सलूक है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, ये चीजें नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब इस तरह के डाटा सेट के ऊपर हम अपना एआई एमएल मॉडल इंप्लीमेंट करते हैं या ट्रेन करते हैं, तो वो जो मेजोरिटी क्लास है उसको उसके रिलेटेड अच्छी एक्यूरेसी देना शुरू कर देता है, और जो माइनॉरिटी क्लास है उसके रिलेटेड वो एक्यूरेसी
लो देना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि उसके लिए कुछ फेयर मैट्रिसेस निकली हुई हैं, मतलब आईबीएम ने और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट गूगल वालों ने उसके लिए फेयर मैट्रिसेस दी हुई हैं, ताकि हम लोग उसको यूज करें, ताकि हमारे पास मॉडल बाइसिंग से, मिस इन्फॉर्मेशन सिस्टम से वो चीजें निकल सकें। तो देखो आजकल पाकिस्तान के अंदर ये एनआरपी यू का जो है नेशनल रिसर्च यूनिट प्रोजेक्ट ये है टोटल, उसके अंदर लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि जो डीप सीक यूज हो रहा है, चैट जीपीटी यूज हो रहा है, हमारे पास जेमिनाई यूज हो रहा है, या जितने भी हमारे पास एआई यूज हो रहे हैं टूल्स, तो कहाँ पे बाइसिंग हो रही है, कहाँ पे हम लोगों को जो है अपनी चीजें बेहतर करनी है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो अभी इसके ऊपर जब रिसर्च हुई तो उसमें बड़ी चीजें ऐसी हैं जो कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम नहीं है। आप चैट जीपीटी को देखते हो, एक चैट जीपीटी अकॉर्डिंग टू इस्लाम नहीं है। लाइक मैं कह दूं कि चैट जीपीटी जो है, अगर कोई मैं अपना एक एआई चैट बॉट बनाऊं जो कि स्पेसिफिक टू इस्लामिक स्टडीज हो, वो इस्लामिक, लाइक मैं कोई उससे बात करती हूँ तो वो मुझे इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका रिप्लाई दे। अब आप चैट जीपीटी को देख लो, आप किसी भी किस्म की उससे बात करोगे, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो या कुछ भी हो, वो आपको उसका रिप्लाई करेगा। उसका अपना एक नेशन है और अपना एक दीन है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, हमारे पास एआई ने कहाँ पे जो है चीजों को खराब किया है, और एआई मॉडल की ट्रेनिंग के अंदर हम किस तरह बाइसिंग से जो है बच सकते हैं, किस तरह हम लोग जो है फेयर मैट्रिसेस को यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं स्मॉट की तरफ, कि अगर हमारे पास कोई एक माइनॉरिटी क्लास बहुत ज्यादा हो और हमारे पास जो है डाटा बाइसिंग की तरफ चला जाए, और उसके बाद हमारे पास या तो ओवरफिट आना शुरू हो जाए या अंडरफिट आना शुरू हो जाए, तो हम उसके लिए क्या चीजें जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग जो है इसको, अब हमने इसके पीछे से एक लाइब्रेरी पढ़ी थी इम्ब लर्न की। ठीक है, तो हम लोगों ने फ्रॉम इम्ब लर्न ओवर सैम्पलिंग हमने इंपोर्ट किसको किया, स्मोट को किया, क्योंकि स्मोट हमारे पास क्या है, सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक। अब हमने अपना स्मोट यहाँ से, जो स्मोट है इसको जो है क्रिएट ऑब्जेक्ट करना है, स्मोट इज इक्वल टू स्मोट, ये जो लाइब्रेरी यहाँ पे हमने इंपोर्ट की थी इसको रिकॉल करवाया और रैंडम स्टेट 42 रख दिया, आप रैंडम स्टेट 0 भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने जो है स्मोट, हमेशा एक चीज याद रखनी है कि आपने स्मोट हमेशा ट्रेनिंग डाटा के ऊपर अप्लाई करनी है, ना कि टेस्टिंग डाटा के ऊपर। क्योंकि अगर आप स्मोट को होल डाटा सेट के ऊपर जो है अप्लाई कर दोगे तो इससे जो है ना जो है लीकेज होगा डाटा सेट का, तो वो बाद में भी आपके पास जो मॉडल के रिजल्ट्स आएंगे वो अंडरफिट ओवरफिट जाते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है। और अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि बेटा आपने जो है, इवन मेरे पेपर की जो है जो अभी पब्लिश हुआ है उसके ऊपर भी रिव्यूअर ने यही कहा था कि आपने जो स्मॉट टेक्निक अप्लाई किया वो ट्रेनिंग डाटा सेट के ऊपर किया है या आपने टेस्टिंग डाटा सेट के ऊपर भी कर दिया है, इस तरह तो लीकेज होगा, हमारे पास मॉडल बेटर प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि जो स्मॉट डाटा बैलेंसिंग टेक्निक है वो हमेशा हमेशा ट्रेनिंग डाटा सेट के ऊपर अप्लाई होती है, ना कि टेस्टिंग डाटा पे। अगर हम होल डाटा सेट के ऊपर कर देंगे तो हमारे पास लीकेज का इशू आएगा। ठीक है, अब आगे मैंने इसका कोड किया कि एक्स रीसैम्पल्ड वाई रीसैम्पल्ड, लाइक हमारे पास जो एक्स इनपुट थी और वाई आउटपुट थी ट्रेनिंग डाटा के अंदर, मैंने उसको रीसैम्पल्ड किया ताकि मेरे पास जो है डाटा सेट बैलेंस हो। स्मोट, मैंने अभी स्मोट को जो है स्मोट डॉट फिट रीसैम्पल एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, तो मैंने इसको रिकॉल यहाँ पे करवाया। ठीक है, इन केस इसका स्टेप का यहाँ पे मतलब सिर्फ यही था कि आपको पता हो कि स्मोट क्यों यूज होता है, स्मोट के पीछे रीजन क्या है, स्मोट के लिए कौन सी लाइब्रेरी से हम इसको इंपोर्ट करते हैं, हम इसको किस तरह ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, और स्मोट हमेशा ट्रेनिंग डाटा के ऊपर अप्लाई होती है। अब हम लोग देखेंगे हाइपर पैरामीटर क्या है। बेसिकली अगर मैं कहूँ ना कि मेरी पूरी बॉडी के अंदर मेरा एक दिमाग, ठीक, दिमाग पर पैरामीटर है जिसकी ना अपनी एक कैपेबिलिटी है। लाइक मैं कहूँ कि मैं अगर मॉर्निंग में सुबह को 5 बजे उठती हूँ और मैं कहूँ कि मैं शाम के 5 बजे तक जागती मतलब जागती रहूं लगातार, तो उन 5 तक मैं काम कर सकती हूँ। उसके अलावा जो है मैं कोई भी, बेटा आवाज ज्यादा कट के आ रही है। बेटा अब बताओ आवाज ठीक आ रही है। ओके,
बेटा अब ना हम लोग हाइपर पैरामीटर्स की तरफ चलते हैं कि हमारे पास ना हाइपर पैरामीटर्स क्या है। बेसिकली जिस तरह मैं कहूँ कि मेरी बॉडी के अंदर दिमाग है, तो ये मेरा क्या है, एक हाइपर पैरामीटर है। लाइक इसके जो है ना अपनी एक कैपेबिलिटी है। मैं कहूँ मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और शाम के 5 बजे तक अगर मैं जागती रहूँ तो उसके दौरान मैं अपना सारा काम कर सकती हूँ, लेकिन मेरे माइंड में की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं उससे रात को भी मतलब अपना जो है डेली वर्क रूटीन का रात को भी करने बैठ जाऊं। ठीक है, तो जो हाइपर पैरामीटर होता है वो बेसिकली हर मॉडल का अपना एक कैपेबिलिटी होती है कि हमारे पास मॉडल की इतनी ये चीजें डिफाइंड हैं। हमारे पास मॉडल ने इसी पैरामीटर्स के अंदर अपनी प्रिडिक्शंस करनी है, फोरकास्टिंग करनी है, उसकी इवेल्युएशन होगी। हाइपर पैरामीटर्स देखो, जो हाइपर पैरामीटर्स है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने इस लेक्चर में स्टार्ट में आप लोगों को एक चीज कही थी कि जो हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, समटाइम्स जो है सुपरवाइजर पूछता है कि जो आपने हाइपर पैरामीटर्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं, अगर आप मैक्सिमम डेप्थ को 5 कर देते और रैंडम स्टेट को 0 कर देते तो क्या आपके रिजल्ट देन भी सेम आने थे। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आएंगे जब आपको वो पूछेंगे कि भाई मैक्सिमम डेप्थ 3 ही क्यों रखी है, ये 3 आपने यूज ही क्यों किया है। तो आप लोगों ने हमेशा ये चीज फोकस्ड रखनी है कि हाइपर पैरामीटर्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं। इसी अगर आप इनको कंट्रोल करोगे ना, दे कंट्रोल हाउ द मॉडल लर्न। लाइक इसकी बेस के ऊपर हम अपने पूरे मॉडल जो है सीखता है और इसी की बेस के ऊपर हम ओवरऑल अपने मॉडल के रिजल्ट्स को देखते हैं। तो अब देखो कि हाइपर पैरामीटर्स हमेशा हम चूज करते हैं बिफोर ट्रेनिंग ए मॉडल। लाइक हमने क्या किया कि डाटा सेट लिया, डाटा सेट को रीड करवाया, डाटा सेट को डिस्क्राइब किया, प्री प्रोसेस किया, डाटा सेट की इनपुट आउटपुट डिफाइन की। हाँ, उससे पहले कोई कैटेगोरिकल कॉलम आ रहा है या फीचर सिलेक्शन या फीचर इंपोर्टेंस की, वो की। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिफाइन की। उसके बाद अगर मैंने स्मॉट टेक्निक अप्लाई करनी है तो मैंने अप्लाई कर दी। उसके बाद मैंने जो है डाटा सेट, पहले स्मॉट अप्लाई नहीं होगी, पहले डाटा सेट की स्प्लिटिंग होगी ट्रेनिंग टेस्टिंग में, देन मैंने स्मॉट अगर अप्लाई हुई तो मैंने ट्रेनिंग डाटा सेट के ऊपर की। देन मैंने क्या किया कि मैंने उस अपने मॉडल के हाइपर पैरामीटर सेट करने हैं, उसके बाद मैं ट्रेनिंग की तरफ जाऊंगी। अब देखो कि हमारे पास डिफरेंट नंबर्स ओके जो है मॉडल्स हैं। लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ग्रेडियंट बूस्टिंग है, रैंडम फॉरेस्ट है, एक्स्ट्रा ट्रीज क्लासीफायर है, डिसीजन ट्री है। तो आप लोगों ने मैं कल भी बात कर रही थी कि एसके लर्न साई किट की आपके पास एक पूरी वेबसाइट पड़ी है। तो आपने जब भी अपने मॉडल के जो है हाइपर पैरामीटर सेलेक्ट करने हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप लोगों ने लेने हैं। ठीक है, तो आपके पास ये जो लाइब्रेरी है एसके लर्न डॉट ट्री, आपने इंपोर्ट किसको किया, डिसीजन ट्री क्लासीफायर को। ठीक है, अब आपने जो है डी का मतलब इसकी शॉर्ट टर्म आपने यहाँ पे डिफाइन कर दी, क्रिएट कर दी कि डी डिसीजन ट्री इज इक्वल टू, अब डिसीजन ट्री क्लासीफायर की यहाँ से लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आपने अपने मॉडल के हाइपर पैरामीटर सेलेक्ट किए। अब हाइपर पैरामीटर्स में मैक्सिमम आइट्रेशंस भी आ सकती हैं, मैक्सिमम डेप्थ भी आ सकती है कि हमारे पास जो मॉडल है, जो क्लासीफायर है, उसके अंदर नंबर ऑफ ट्रीज के अंदर डेप्थ कितनी है। रैंडम स्टेट 0 हो सकती है, रैंडम स्टेट 42 हो सकती है। इसके अलावा डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं जो कि आप सिलेक्ट करोगे ताकि आप अपने मॉडल को जो है अच्छे से रिजल्ट करवा जो है अच्छे से फीड करवा सको और वो बेटर प्रिडिक्शन कर सके। अब देखो कि यहाँ पे जो है ना हाइपर पैरामीटर्स के अंदर दो चीजें सेम है। एक ये कि आपने लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, उसके बाद किस तरह आपने अपने डाटा सेट को यहाँ पे क्रिएट करना है मॉडल को, और उसके बाद हर मॉडल के लिए सेम होगा। लाइक अगर यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन होगा ना तो यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासीफायर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर मैक्सिमम आइट्रेशन इज इक्वल टू 100 और स्मॉल ब्रैकेट्स बंद। तो आप लोग जो है ये कोड जो है ना ओवरऑल सबके लिए सेम होता है, उसके अंदर सिर्फ लाइब्रेरीज डिफरेंट हो जाती हैं, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी चेंजिंग्स आती हैं। मैं जब आपको कोड दिखाऊंगी उस कोड के अंदर भी सेम यही होगा कि हमारे पास सेम जो है मॉडल जो ट्रेनिंग हुई है ना हम लोगों ने उसको कॉपी पेस्ट करके हर जगह पे रखा हुआ है, लेकिन लाइब्रेरी डिफरेंट इंपोर्ट की है, हाइपर पैरामीटर्स अपने चेंज कर लिए हैं। अब देखो कि सबसे पहले हमने लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट कर ली, उसके बाद हम लोगों ने अपने हाइपर पैरामीटर सेलेक्ट कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने मॉडल को क्या करेंगे, ट्रेन करें। अब ट्रेन किस पे करना है, अब देखो डी टी इज इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासीफायर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हाइपर पैरामीटर्स हैं। तो मैंने यहाँ पे डी टी को रिकॉल किया, डी टी डॉट फिट। ठीक है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, क्योंकि अभी मैं अपने मॉडल को टेस्ट नहीं कर रही, अभी सिर्फ ट्रेन कर रही हूँ। इस स्टेप के अंदर हाइपर पैरामीटर सेलेक्ट किए, उसके बाद मॉडल को ट्रेन किया, डी को यहाँ पे रिकॉल किया, डॉट फिट किया, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। तो मेरे पास मॉडल की ट्रेनिंग जो है यहाँ से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है।
बेसिकली अगर हम कहें ना कि हम अपने डाटा सेट को स्प्लिट कर दें, जिस तरह हम लोग स्प्लिटिंग करते हैं, तो हम लोग के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के लिए के इज इक्वल टू जो है मतलब हमारे पास क्रॉस वैलिडेशन जो हमारे पास के फोल्ड है वो हम 5 भी सिलेक्ट कर सकते हैं या 10 भी कर सकते हैं, तो 5 या 10। इसके अलावा हम लोग इसको चूज नहीं करते कि हमारे पास जो डाटा सेट है उसको स्प्लिट करते देते हैं नंबर ऑफ फोल्ड्स के अंदर, के एक दफा जो हमारे पास मॉडल ट्रेन हुआ है वो डिफरेंट फोल्ड्स के ऊपर क्या क्या उसकी एक्यूरेसी आती है, जब वो के टाइम्स वहां से रन होता है तो उसके बाद हम एवरेज देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सिंपल मॉडल जो ट्रेन हुआ है वो क्या रिजल्ट दे रहा है, और जो मॉडल हमारे पास के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन दे रहा है तो उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये इसमें भी सेम क्या है, हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, इंपोर्ट क्या करेंगे, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर। तो ये भी हमारे पास एक लाइब्रेरी sklearn मॉडल से जो है हम लोगों ने इसको इंपोर्ट किया है, क्रॉस वैलिडेशन को, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास मॉडल कौन सा था, मॉडल इज इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासीफायर, और यहाँ पे अगर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर मॉडल के हाइपर पैरामीटर्स भी लिख देंगे तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब मॉडल के ऊपर हमने के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन को अप्लाई किया, तो हम लोगों ने क्या किया, पे जो है उसको यहाँ पे स्टार्ट में अपना क्रिएट ऑब्जेक्ट किया, लाइक स्कोर इज इक्वल टू क्रॉस वैलिडेशन स्कोर, तो इस लाइब्रेरी को यहाँ पे रिकॉल किया और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा मॉडल, लाइक यहाँ पे dt भी हो सकता था, dt इज इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासीफायर, और मैक्सिमम डेप्थ और रैंडम स्टेट जो है आपके पास 42 थी। तो अगर यहाँ पे मॉडल है तो यहाँ पे आप मॉडल लिखोगे, x लिखोगे, इनपुट क्या है, y आउटपुट क्या है, और क्रॉस वैलिडेशन इज इक्वल टू 5 हो सकती है या 10 हो सकती है। तो क्रॉस वैलिडेशन हम इस तरह करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि एक दफा एक कोई भी मैंने रिजल्ट मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन किया, उसके बाद मैं उसको वैलिडेट करी कि ये ठीक है या नहीं ठीक। तो एक और चीज है कि अगर आप लोग अपने डाटा सेट की स्प्लिटिंग सिर्फ ट्रेन और टेस्ट की, ट्रेनिंग और टेस्टिंग की भी कर लोगे ना, तो क्रॉस वैलिडेशन अगर अप्लाई कर दोगे तो आपको वैलिडेशन का कुछ भी डाटा सेट वहां पे रखना नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप डाटा सेट के ऊपर काम कर रहे हो तो जरूरी है कि आप थोड़ा सा डाटा सेट वैलिडेशन के लिए पहले से ही रख लो, लेकिन अगर AI ML पे काम कर रहे हो तो डाटा सेट की स्प्लिटिंग में सिर्फ ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए डाटा सेट रखो, उसके बाद के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन कर लो। तो इस स्टेप के अंदर देखो बेटा कि हम लोगों ने लाइब्रेरी इंपोर्ट की, हमारे पास जो मॉडल था हम लोगों ने उसको लिखा, उसके बाद फाइनल हम लोगों ने उसका ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, वो लाइब्रेरी को रिकॉल किया, और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग ने क्या लिखा कि मॉडल dt भी यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे rf भी हो सकता है, रैंडम फ्रेश gb भी हो सकता है, ग्रेडियंट बूस्टिंग, उसको रिकॉल किया उसके हाइपर पैरामीटर्स के साथ, सबके साथ, और x क्या है इनपुट है, y क्या है आपके पास आउटपुट है, और cv क्या है कि आपके पास क्रॉस वैलिडेशन स्कोर क्या है, वो इज इक्वल टू 5 है, या आपके पास क्रॉस वैलिडेशन इज इक्वल टू 10 फोल्ड्स भी हो सकते हैं। और एक चीज और याद रखनी है कि जितने भी ML मॉडल्स होंगे तो उसके लिए ये नहीं करना कि किसी के लिए 5 क्रॉस के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन 5 रख दी, किसी के लिए 10 रख दी। आप लोगों ने एक स्टैंडर्डाइज रखनी है, अगर 5 रख दी है तो सबके लिए 5 रखनी है, और अगर 10 रखनी है तो सबके लिए ही 10 रखनी है। अब हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमारे पास एक टेबल होता है जो कि क्लासिफिकेशन रिजल्ट्स को जो है ना वो पूरा लाइक विजुलाइज करवाता है, वो बताता है कि आपके पास जो है एक्चुअल प्रिडिक्शंस कितनी करेक्ट हैं और कितनी इनकरेक्ट हैं। तो इसके अंदर आपके पास ना हमेशा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर ना 4 डिब्बे आते हैं, ठीक है। वो 4 डिब्बे आपको ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव कितने हैं, फाल्स पॉजिटिव कितने आ रहे हैं, और फाल्स नेगेटिव कितने आते हैं, वो शो करवाते हैं। और बेसिकली विजुअलाइजेशन के अंदर हर मॉडल का अगर कंफ्यूजन मैट्रिक्स आती है ना तो वो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है जो है किसी जर्नल के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, या आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि वो जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स होगी वो ओवरऑल दी आपके रिजल्ट की जो क्लासिफिकेशन रिजल्ट्स हैं उनको इवेल्यूएट कर देगी। तो अगर हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखनी है तो उसके लिए भी हम लोग sklearn मैट्रिसेस के अंदर से इंपोर्ट करेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब यहाँ पे है देखो, अब ये चीज नहीं है कि आप लोगों ने जो है मॉडल को ट्रेन किया, उसके बाद उसकी के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई उसके ऊपर की, उसके बाद आपने क्या किया कि कंफ्यूजन मैट्रिसेस अप्लाई कर दी। देखो कंफ्यूजन मैट्रिसेस हमारे पास लास्ट स्टेज है इवेल्युएशन के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, कि हमारे पास मॉडल क्या रिजल्ट दे रहा है,
ठीक है। लास्ट में टेस्टिंग के लिए जरूरी होती है कन्फ्यूजन मैट्रिसेस। हाँ, समटाइम्स लोग जो है ट्रेनिंग के लिए भी कन्फ्यूजन मैट्रिसेस देखते हैं, बट दैट्स नॉट मैटर। ओनली मैटर कि आप लोग टेस्टिंग के ऊपर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखो या क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देखो। अब हुआ क्या कि अब मैंने मॉडल को पहले ट्रेन भी किया था। देखें आप, इस स्टेप के अंदर ट्रेन मॉडल डीएफ डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन किया था, लेकिन मैंने जो है अभी टेस्टिंग के ऊपर कोई भी प्रिडिक्शंस नहीं की थी। तो हम मैंने क्या किया कि कन्फ्यूजन मैट्रिसेस तो लास्ट में आता है। अब इससे पहले क्या हुआ, क्रॉस वैलिडेशन जैसे ही मैंने अप्लाई की, मैंने जो है ना एक्स डाटा सेट के ऊपर उसकी प्रिडिक्शंस की कि वाई प्रिडिक्शंस, वाई क्या है, आउटपुट प्रिडिक्शंस इज इक्वल टू डी टी क्या है, वो मॉडल है डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट। ठीक है। तो आउटपुट की बेस के ऊपर हमारे पास जो इनपुट टेस्ट आता है उसके ऊपर हम क्या देख रहे हैं, प्रिडिक्शंस देख रहे हैं। तो कन्फ्यूजन मैट्रिसेस के अंदर हमारे पास क्या आएगा, सीएम। लाइक यहाँ पे मैंने क्रिएट ऑब्जेक्ट किया कन्फ्यूजन मैट्रिसेस के लिए, कन्फ्यूजन मैट्रिसेस उसकी लाइब्रेरी से रिकॉल किया, लाइक स्मॉल ब्रैकेट्स लगाई, वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्शन के हमारे पास वाई टेस्ट पे आउटपुट पे क्या टेस्टिंग है, टेस्ट डाटा सेट कौन सा है, उसके ऊपर प्रिडिक्शंस कौन सी आ रही हैं बेस्ड ऑन दी इनपुट टेस्ट डाटा के। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन रिपोर्ट होता है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बेसिकली समरी होती है मॉडल परफॉर्मेंस की। उसके अंदर कुछ चीजें हैं, एक्यूरेसी आता है, प्रिसिजन आता है, रिकॉल आता है, F1 स्कोर आता है, जो कि बताता है कि आपके पास जो जितनी भी प्रिडिक्शंस हुई हैं वो कितनी दफा पॉजिटिव रही हैं, कितनी वो जो है एक्चुअली जो है पॉजिटिव थी, और क्या बैलेंस था बिटवीन प्रिसिजन एंड रिकॉल के। तो इसके लिए भी हमें एक लाइब्रेरी जो है इंपोर्ट करवानी पड़ती है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के नाम से। तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को हम कन्फ्यूजन मैट्रिसेस के बाद लिखेंगे। रिपोर्ट हमने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इज इक्वल टू क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, उसकी लाइब्रेरी से रिकॉल किया स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर वाई टेस्ट वाई प्रिडिक्शन, सेम कन्फ्यूजन मैट्रिसेस की तरह हम लोगों ने यहाँ पे लिखा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट चेक करने के लिए। बेटा ये जो लास्ट जितने भी स्टेप्स है ना, ये विजुअलाइजेशन के लिए हैं। जब हम रियल टाइम डाटा सेट के ऊपर देखेंगे तो हम देखेंगे कि यही स्टेप्स अप्लाई हैं, और इन्हीं की बेस के ऊपर हमें सारे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जिनकी बेस के ऊपर हम अपने टेबल्स और जितनी भी डाटा ले सकते हैं। अब हमारे पास है कंफ्यूजन जो है कंप्यूटेशन रन टाइम। बेसिकली कंप्यूटेशन रन टाइम का भी अगर हम अपनी कोई रिसर्च या एफआईपी या थीसिस लिख रहे हैं तो हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं कि हमने डिफरेंट जो है मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई किए, लेकिन हमारे पास कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल इस तरह का था जिसने कंप्यूटेशन रन टाइम थोड़ा लेके भी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। ठीक है। तो ये मॉडल का जो है वो टाइम बेसिकली देखता है कि मॉडल ने कितना टाइम लिया है ट्रेनिंग और प्रिडिक्शन के लिए। अब मैंने क्या किया कि इसके लिए लाइब्रेरी इंपोर्ट की, इंपोर्ट टाइम की, हमने मॉडल यहाँ पे यूज किया रैंडम फॉरेस्ट का। ट्रेनिंग मॉडल से पहले मैंने क्या किया कि स्टार्ट इज इक्वल टू टाइम टू टाइम, और जैसे ही मैंने मॉडल के ऊपर जो है ट्रेनिंग और वाई ट्रेन करके एट द एंड ऑफ दैट, मतलब जब मैंने उसके ऊपर वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्शन कर दी, उसके बाद मैंने उसका एंड टाइम देख लेना है कि एंड टाइम टू टाइम हो सकता है कि आप जो है उसका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम सिर्फ मॉडल की ट्रेनिंग के ऊपर देखें, टेस्टिंग के ऊपर ना देखें। तो अगर ऐसे पॉसिबल है तो आप लोग क्या करोगे कि जो आपके पास मॉडल है उसके हाइपर पैरामीटर सेलेक्ट करोगे, आर एफ है, जैसे मैं कहूँ कि डी टी इज इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासीफायर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर मैक्सिमम डेप्थ और रैंडम स्टेट 42, और यहाँ पे लिखूं डी टी डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। तो मैं देखूंगी कि मेरे पास जो मॉडल है इन हाइपर पैरामीटर्स के ऊपर कितने टाइम के ऊपर जो है कितना मॉडल ने टाइम लिया है। तो उसके लिए मैं टाइम देखूंगी और एट द एंड उसका टेबल बना सकती हूँ, उसकी बेस के ऊपर अपने रिजल्ट एंड डिस्कशन को इनहेंस कर सकती हूँ। तो अभी जो है हम लोग दूसरी तरफ जाते हैं कि हमारे पास जो रियल वर्ल्ड डाटा सेट है, रियल वर्ल्ड डाटा सेट के ऊपर जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, तो वहां पे आप लोग किस तरह अपना AI ML का जो प्रोजेक्ट इस वीक का होगा आप किस तरह इम्प्लीमेंट करोगे। तो आप लोगों ने इससे जो है सिर्फ हेल्प लेनी है एक तरह की, क्योंकि ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये आपके लिए बड़ा जरूरी है। अगर आप इसको देख के अपनी कोडिंग कर लोगे ना तो चीजें बहुत ईजी रह जाएंगी और आप लोग बहुत कुछ सीख लोगे। अब देखो बेटा, एक मिनट, इसके अंदर क्या है, सेम स्टेप है। सबसे पहले मैंने आपको क्या करवाया, डाटा सेट को मैंने रीड करवाया, ठीक है, पांडाज एज पीडी की लाइब्रेरी। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास डाटा सेट के अंदर, डाटा फ्रेम के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। अब देखो कि बेसिकली मेरे पास ये रहीम यार खान का वाटर क्वालिटी का डाटा सेट था, जिसके ऊपर SAR, RSC और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, TDS कितनी है। वहां पे मेरे पास डाटा सेट अनसुपरवाइज था, सुपरवाइज नहीं था। तो मैंने देखा कि मेरे पास डाटा फ्रेम के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर ये जो डाटा सेट है ये किस तरह वेरी कर रहा है, इसकी विजुअलाइजेशन है। ठीक है।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, df.info। मैंने अपने डाटा सेट को यहाँ पे डिस्क्राइब कर लिया। अब देखो ये जो स्टेप है ना, इसके अंदर मैंने क्या किया कि मेरे पास जो डाटा सेट अनसुपरवाइज था, मैंने उसको सुपरवाइज्ड किया बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल इरिगेशन डिपार्टमेंट क्राइटेरिया। तो यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन लगा के मैंने कह दिया कि मेरे पास ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, अगर इनकी जो रेंज इस रेंज से ज्यादा बढ़ गई तो मेरे पास पानी की क्वालिटी हैजर्डस होगी, मार्जिनल होगी या सेफ होगी। तो अगर आपका डाटा सेट अनसुपरवाइज्ड है तो आप इस तरह का एक क्राइटेरिया रखोगे और एक न्यू टेबल जो है, न्यू कॉलम जो है वहां पे क्रिएट करोगे आउटपुट के नाम से, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास जो है ना, मैंने यहाँ पे लेबल इनकोडर, जैसे हमने वन हॉट इनकोडिंग और हमने जो है कैटेगोरिकल इनकोडिंग देखी थी, तो सेम मैंने यहाँ पे लेबल इनकोडर को यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखा कि हमारे पास जो आउटपुट है उसके ऊपर जो है कितनी मतलब जीरो पे हैजर्डस और मार्जिनल सेफ के ऊपर कितने कितने नंबर ऑफ रोज पड़ी हुई है। मेरे पास डाटा सेट ऑलमोस्ट जो है वो 341 रोज का था, ज्यादा डाटा सेट नहीं था, स्मॉल डाटा सेट था, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने मॉडल की जो है यहाँ पे कोरिलेशन मैट्रिसेस देखा है। कोरिलेशन मैट्रिसेस के लिए देखो यहाँ पे दो लाइब्रेरीज रिकॉल हो रही हैं, पांडास की और जो है सी बोर्न की, ठीक है। तो मैंने उसके ऊपर पीएलटी डॉट फिगर के फिगर के अंदर मेरे पास कितनी विथ होगी, कितनी हाइट होगी और हीट मैप किस तरह का बनेगा, लेआउट क्या आएगा और उसके बाद शो कैसे होगी। तो आप लोग इसी कोड को कॉपी कर सकते हो और अपने डाटा सेट के ऊपर इसी तरह की जो है ना विजुअलाइजेशन को सी कर सकते हो। ये जो है पेपर के अंदर भी बहुत जरूरी होता है, रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर भी इस तरह की फिगर हो तो वो बता रही होती है कि हमारे कंपोनेंट्स का आपस में रिलेशन किस तरह का बन रहा है। आगे मैंने देखा कि मेरे डाटा सेट के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर मैंने अपने डाटा सेट को विजुलाइज किया। मैंने मैटप्लोट्लिब, नमपाई और जो है सीबोर्न की लाइब्रेरीज को यूज किया और मैंने देखा कि मेरे डाटा सेट के अंदर जीरो क्वालिटी की नंबर ऑफ रोज कितनी है, वन की कितनी है, टू की कितनी है। तो आप अपने डेटा सेट के ऊपर भी इसको अप्लाई करोगे, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे जो आपकी प्रोबेबिलिटी और काउंट है या आउटपुट है उसको थोड़ा चेंज करोगे कि आपके पास एक्चुअल में इसका क्या है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने अपने डाटा सेट की जो है इनपुट आउटपुट डिफाइन की। उसके बाद मैंने अपने एक्स पे मैंने बताया कि जैसे मैंने आगे आपको स्लाइड के अंदर बताया था कि डीएफ डॉट ड्रॉप आउटपुट, लाइक मेरे पास जो कॉलम है, जो टारगेट कॉलम था वो आउटपुट का था, ठीक है। मैंने उसको आउटपुट पे ड्रॉप करवा दिया इनपुट के अंदर और वाई के ऊपर आउटपुट को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने डाटा सेट की स्प्लिटिंग की 0.3 मतलब 70-30 की है, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को प्रिंट करवा के देखा कि मेरे पास शेप क्या है। अब यहाँ पे आके देखो कि अब मैंने डिफरेंट जो है ना मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई किए हैं। अब देखो ये मेरे पास इस मशीन लर्निंग मॉडल के रिजल्ट है रैंडम फॉरेस्ट के। अब इस रैंडम फॉरेस्ट के अंदर मेरे पास ट्रेनिंग टाइम भी है, एक्यूरेसी स्कोर है, एरर रेट कितना दे रहा है, प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर कितना है, माइक्रो जो है मेरे पास एवरेज कितनी है, वेटेड एवरेज कितनी है, मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रही है, मेरे पास जो है फाइनल मीन एक्यूरेसी कितनी है, मेरे पास कंफ्यूजन मैट्रिसेस भी आ रही है। देखो अगर मैं इस रिजल्ट को देखूं ना तो मेरे पास 2 से 3 टेबल बन सकते हैं और 2 से 3 फिगर्स भी बन सकती हैं अगर मैं बनाना चाहूँ तो। अब देखो कि इस कोड के अंदर सेम हम लोगों ने क्या किया कि जो लाइब्रेरीज मैंने आपको स्लाइड्स के अंदर अलग-अलग से करवाई हैं, यहाँ पे देखो कि फ्रॉम sklearn.ensemble मैंने रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को इम्पोर्ट किया। हाँ मैंने यहाँ पे समटाइम्स ये होता है कि आप मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हो, बहुत ज्यादा वार्निंग्स आना शुरू हो जाती हैं, तो आप इम्पोर्ट वार्निंग्स को यूज कर सकते हो ताकि आपके पास जो है ना साफ साफ रिजल्ट शो हो, कोई भी वार्निंग शो ना हो। इंपोर्ट टाइम की लाइब्रेरी कंप्यूटेशन रन टाइम के लिए यूज की। उसके बाद फ्रॉम sklearn मैट्रिसेस से मैंने एक्यूरेसी स्कोर, कंफ्यूजन मैट्रिसेस और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देखने के लिए इसकी लाइब्रेरी से इसको इंपोर्ट किया। और उसके बाद जो है मैंने के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के लिए sklearn मॉडल सिलेक्शन से इंपोर्ट किया के फोल्ड और क्रॉस वैलिडेशन। अब देखो कि सिंपल वही स्टेप है कि डाटा सेट को रीड करवाया, इनपुट आउटपुट क्या थी, डाटा सेट को जो है स्प्लिट किस तरह किया है। उसके बाद मैंने अपने मॉडल के हाइपर पैरामीटर्स क्या रखे हुए हैं, CLF, लाइक यहाँ पे मैं RF भी लिख सकती थी, आप लोग इसको CLF भी लिख सकते हो कि क्लासीफायर, यहाँ पे क्लासिफिकेशन कैसे हो रही है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर मैंने हाइपर पैरामीटर्स बता दिए। उसके बाद अब मैंने हाइपर पैरामीटर्स बताए हैं, अभी मेरे पास मॉडल जो है वो उसकी ट्रेनिंग टेस्टिंग स्टार्ट नहीं हुई, तो मैंने क्या किया कि स्टार्ट इज इक्वल टू टाइम टू टाइम। अब जो CLF है यहाँ पे अगर RF होता तो RF डॉट फिट आता, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, तो यहाँ पे मैंने CLF लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने अब अपने मॉडल की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और एंडिंग स्टॉप टाइम टू टाइम, तो मैं देख लूंगी कि मेरे पास मॉडल जो है वो कितना टाइम ले रहा है
ट्रेनिंग में। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है प्रिडिक्शंस करूंगी, प्रिडिक्शन जो है वो टेस्ट डाटा सेट के ऊपर होगा। उसके बाद मैं एक्यूरेसी स्कोर को प्रिंट करवा लूंगी टेस्ट डाटा सेट के ऊपर, एरर रेट को देख लूंगी। उसके बाद क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को जब मैं देखूंगी, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कंफ्यूजन मैट्रिसेस हमेशा वाई टेस्ट डाटा सेट के ऊपर होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने के फोल्ड में एन स्प्लिट 10 रखे हैं, आप 5 भी रख सकते हो। उसके बाद जो है ना स्कोरिंग हुई और उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया कि हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिसेस कैसे आ रही है। तो अगर आपके पास ये कोड है, आपके पास जिस टाइप का भी डाटा सेट है, अगर आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो तो आप एक दफा सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपने स्टेप्स कौन कौन सा अप्लाई किया है, ताकि आपके लिए जो है वो इजी हो। अब देखो कि यहाँ पे LR मॉडल लगा हुआ है, उसके बाद डिफरेंट मॉडल्स इंप्लीमेंट मैंने किए हैं, ठीक है। अब देखो कि ये मेरे पास क्या है, कंफ्यूजन मैट्रिसेस है, ठीक है। मेरे पास 3 क्लासेस थी, 0, 1 एंड 2 की। तो उसकी बेस के ऊपर यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिसेस जो है रिप्रेजेंट हुई है यहाँ पे। ये देखें, ये मेरे पास प्रपोज मेथड की कंफ्यूजन मैट्रिसेस थी। उसके बाद समटाइम्स रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो हम उसमें रूट मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देखते हैं। तो ये मेरे पेपर की अपनी जो है वो डिफरेंट विजुअलाइजेशन थी जो मैंने उसमें यूज की है। इसके अलावा ये देखें, आप जो है हमारे पास मैटप्लोट्लिब की लाइब्रेरी है। जैसे आप कोई भी विजुअलाइजेशन करते हो, ठीक है, आप देखते हो कि आपके पास जो मॉडल है, जितने भी आप लोगों ने मॉडल्स अप्लाई किए हैं उसकी एक्यूरेसी किस तरह जो है बढ़ रही है, कौन से मॉडल की प्रिसीजन ज्यादा है या रिकॉल ज्यादा है, F1 स्कोर ज्यादा है, उसकी बेस के आप बताते हो कि किस मॉडल के सबसे जो है वो अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ये ओवरऑल रहीम यार खान रीजन था। इसके अंदर जो है ग्रीन जो है वो यहाँ पे मैंने इसकी रहीम यार खान की बाउंड्री लाइन ऐड की थी। उसके बाद ये जो रेड है ये बता रहा है कि हैजर्डस कितना एरिया है, ग्रीन सेफ रीजन को शो कर रहा था कि इस हिस्से के ऊपर जो है आपके पास क्या है कि पानी जो है वो ठीक है ग्रीन जगह पे, और जहाँ पे येलो है वो मॉडरेट को शो कर रहा था। तो मैंने इस तरह जो है ना अपने इन चीजों को ओवरऑल रिसर्च को कंप्लीट किया था। मीनवाइल मैं आप लोगों को ये शेयर कर दूंगी, आप लोगों ने इसको देख के अपना AI ML का जो प्रोजेक्ट है उसको करना है, क्योंकि आगे चल के अगर FYP आती है या रिसर्च आती है या कोई भी थीसिस आता है या इवन आप कहीं पे भी MS करने जाते हो, आपको पता हो कि बेसिक स्टेप्स कौन से हैं, आप किस तरह जो है अपने जर्नल पेपर की तरफ जा सकते हो। तो ठीक है, जो है मिस शाफिया आपको जो है ना ये कोड भी शेयर हो जाएगा। आज के लेक्चर में ना इतना ही था। अब आप लोगों को जो है गूगल फॉर्म लिंक नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में शेयर की जाएगी। आप लोगों ने अपने जितने भी स्टेप्स हैं, मैं स्लाइड भी शेयर कर देती हूँ, आपने जितने भी स्टेप्स मैंने आप लोगों को सिखाए हैं कि डाटा सेट को जो है वो रीड करवाना है, डिस्क्राइब करवाना है, प्री प्रोसेस करवाना है, उसके बाद डाटा सेट की इनपुट आउटपुट डिफाइन करनी है, डाटा सेट की स्प्लिटिंग करवानी है, या किस तरह मॉडल को ट्रेन करना है, या मॉडल की किस तरह विजुअलाइजेशन होगी, कंफ्यूजन मैट्रिसेस निकालनी है। तो आप लोगों ने ये सारा करना है। देन मैं गूगल फॉर्म लिंक शेयर करूंगी आपको। आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट की गूगल कोलैब के ऊपर ये फाइल को जो है शेयर करोगे, इसकी जो है आप ओपन असेस रखोगे, लाइक यहाँ पे शेयर करोगे, ठीक है। जैसे ही आप इसको शेयर नोटबुक करोगे, मेरे पास ये जो है ना आप लोग इसको शेयर नोटबुक पे करोगे तो आपके पास क्या होगा कि एनी वन विद दिस लिंक, ये मेरे पास व्यूअर की एसेस है, मैं अगर एडिटर की एसेस दूंगी तो कोई भी यहाँ पे एडिट कर सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इन चीजों को देखना है कि मैंने किस तरह जो है रिसर्च बेस इस चीज को किया था, आप लोग AI ML मॉडल को किस तरह इम्प्लीमेंट करोगे। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो है हम मीटिंग को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आप लोगों के पहले प्रोजेक्ट्स AI ML के देखूंगी, किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो इजी होके पूछ सकता है, कोई मसला नहीं है। देन हम लोग डीप लर्निंग की तरफ जाएंगे।